सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपकी इस कक्षा में आपके समक्ष हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज पाठ 1 अहमदनगर का किला लेकर आई हूँ। आज हम अहमदनगर के किले के बारे में बात करेंगे। भारत की खोज ये आपकी नेहरू जी द्वारा रचित पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो उन्होंने अंग्रेजी में लिखी थी, उसका हिंदी अनुवाद है। आइए नेहरू जी के बारे में थोड़ा सा जान लें और उसके बाद इनके द्वारा जो ये पुस्तक लिखी है उसका पाठ 1 अहमदनगर के किले के बारे में भी बात करेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बात करें, वो सच्चे अर्थों में नेहरू जी आधुनिक भारत के निर्माता हैं। उन्होंने महात्मा गांधी की अगुवाई, महात्मा गांधी का नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय का अर्थ है फुर्तीला, फुर्ती से भाग लिया। सन 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से देश आज़ाद हुआ और वे सन 1947 से लेकर 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। भारत के अलावा उन्हें दुनिया भर में एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष मानववादी राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है जिन्होंने विश्व शांति और समाजवादी आदर्शों के लिए जीवन भर अपनी आवाज बुलंद की। एक महान राजनेता के साथ साथ उनकी प्रसिद्धि एक लेखक के रूप में भी सर्वविदित है, ज्ञात है। उनकी पुस्तकों विश्व इतिहास की झलकियाँ, आत्मकथा और भारत की खोज को श्रेष्ठ क्लासिकल का दर्जा अर्थात स्थान हासिल है। भारत की खोज उनकी अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तक, जैसा कि मैंने बताया था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। इसे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सन 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास अर्थात जेल में रहने वाले दिनों में लिखा था। पुस्तक रूप में यह प्रकाशित हुई 1946 ईस्वी में। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुए भारत की बहुविध अनेक प्रकार की समृद्ध संपन्न संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को, मुश्किलों से भरे अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा में, अनोखी अद्भुत भाषा शैली में बयान अर्थात वर्णन किया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्दों में देखिए उन्होंने क्या कहा, इस पुस्तक से एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। 6-7 दशक पहले लिखी गई यह पुस्तक आज भी उन सभी के लिए प्रासंगिक है, उन सभी के लिए प्रसंग से संबंध रखने वाली है, जो इस महादेश के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को एक ऐतिहासिक क्रमबद्धता में जानना समझना चाहते हैं, जो इस महादेश के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को
एक ऐसे ऐतिहासिक कर्मबद्धता में जानना समझना चाहते हैं। ये उन्होंने लिखा, ये उनके बारे में था। इसे ध्यान से पढ़ना, इसमें से भी प्रश्न बहुत अच्छे निकलते हैं। सन जो बताए गए हैं, सन के बारे में भी पूछा जाता है। अब पढ़ते हैं हम उनके द्वारा रचित अहमदनगर का किला पाठ के रूप में। सबसे पहले आप पेंसिल से रेखांकित करिए कि कब उन्होंने लिखा। अहमदनगर का किला 13 अप्रैल 1944 में, ये आप नोट करें। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे मींस अंधकार वाले आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष, हमारे दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष कहा जाता है उजाले दिन को, जो रात उजाली हो। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था, उजाला दिन शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद ही दिला जाता है कि मेरे कारावास में मेरे जेल में रहने का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा। मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर निस्साथ चलने वाला रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है, कि अंधकार के बाद प्रकाश होता है। देखिएगा, दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करनी शुरू कर दी। वो और जगह की तरह उस किले में भी पौधे लगाना, उनकी देखभाल करना शुरू कर दिया उन्होंने। मैं रोज कई घंटे तपती कड़कती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिताने लगा। मिट्टी वहाँ की बहुत खराब थी, पथरीली थी और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी पड़ी थी। कि पुराने समय के जो अवशेष हैं, जब मिट्टी नीचे, कुछ हिस्सा नीचे मिट्टी के जमीन के नीचे दब जाता है, तो उनसे भरी हुई थी। क्योंकि यह इतिहास स्थान है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भी संधियां देखी हैं। दुर्भी संधियां कहा जाता है दुश्मनों द्वारा गलत इरादों से पूरा करने के लिए जो समझौते किए जाते थे, वो दुर्भी संधियां कहलाती थी। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेषता भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी। कि उनकी जो साहसपूर्ण कहानी रही, क्या थी देखिए। जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के खिलाफ हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व, अपनी सेना की अगुवाई की। पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी ने करवाई, एक आदमी के हाथों में। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह, जमीन की नीचे के पट के बहुत नीचे दबे हुए, जमीन के नीचे की जो सतह होती है उसके नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों
दीवारों के कुछ हिस्से की छोटे छोटे दीवारों के टुकड़े या गुंबद जो सबसे ऊपर होता था ऐसे बना हुआ, वो जो गुंबद और इमारतों के ऊपरी हिस्से, जो इमारत का जो ऊपर का हिस्सा होता था वो मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी अनुमति मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के लिए आगे लगातार करने के लिए कोई साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली, परंतु मैं जब तक आजाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। न ही पैगंबर, ईश्वर का दूत, पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। अख्तियार मीन्स अपनाकर, ईश्वर का दूत की भूमिका अपनाकर मैं फिलहाल कुछ समय के लिए भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, परंतु फिर क्या बच जाता है? अतीत। पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वत्तापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता, परंतु उस जो विद्वान इतिहासकार हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, जो वो लिख पाते हैं, मैं वैसा नहीं लिख पाता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों की और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखक अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है, आराम दिलाता है। अब आगे देखते हैं अतीत का क्या दबाव है। दबाव भला हो या बुरा, जो दबाव होता है वो अच्छा हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है, प्रसन्न करता है। कभी कभी यह दबाव दम होता है, मीन्स सांस लेने में परेशानी करता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं। मसलन उदाहरण के रूप में भारत और चीन की सभ्यता, जिस प्रकार भारत और चीन की सभ्यता है उसी तरह से। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने सदियों, हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास, खुशी का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, उसकी पराजयतक हार की दुख भरी प्रताड़ना का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का, मीन्स हैरान कर देने वाले साहसिक साहसपूर्ण कार्यों का, जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई, बहुत सालों पहले हुई हो, जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इस सब का वारिस हूँ, मैं इस सब का उत्तराधिकारी हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है, एक विशेष बात है जो अनोखी नहीं है, अद्भुत नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियां मीन्स हड्डियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशेष विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से, एक लंबे समय से मेरे मन में घर किए है।
मेरे मन में बैठ गई है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता, मुश्किलें मुझे भयभीत करती हैं, मुझे डराती हैं। मुझे लगता है मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ, मैं ऊपर से इसको छू ही सकता हूँ। इस प्रकार प्यारे बच्चों, ये आपका अहमदनगर का किला पूर्ण हुआ। आप इसे पढ़ना, समझना। ये पुस्तक आपको प्रतियोगिताओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। आप इसे ध्यान से पढ़ना और समझना। इसमें से अगर आप प्रश्न निकाल सके, प्रश्न निकालना और कोशिश करना आप उनके उत्तर लिखकर डाउट सेशन में डिस्कस कर सके। हम अगली कक्षा में दूसरे पाठ को करेंगे। धन्यवाद।